आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज टेक पाइप फिर से स्वागत है ना। आज शिक्षक दिवस है ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म जयंती है। सभी शिक्षक गणों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो भी हमारे जीवन में शिक्षक रहे हैं, हमारे लाइफ का जो प्रथम जो शिक्षक, किसी भी व्यक्ति के लाइफ का फर्स्ट शिक्षक उनके माँ बाप होते हैं, जिनको जो जन्म दिए हैं, पाले पोसे हैं। उसके बाद हमारे विभिन्न शिक्षा के जो पड़ाव, बहुत सारे शिक्षक रहे हैं जिनका मार्गदर्शन से हम लोग अच्छे ज्ञान पाते हैं। ये सभी शिक्षकों को हमारी मुझे मेरे तरफ से सत सत नमन है। और आशा करते हैं कि वो सभी स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे, है ना। आज हम लोग जो अभी क्लास करने जा रहे हैं वो इंडियन पॉलिटी का है। इंडियन पॉलिटी ना, ठीक है। प्रीवियस वीडियो जो हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी पर की थी वो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पूरा सिलेबस था, है ना। कि भारत के संविधान में शुरुआत से लेकर जो हम पढ़े थे कि संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर एकदम अंतिम तक हम पढ़े थे, है ना, क्या क्या पढ़ाना है। आज जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम लोगों ने दो भाग में बांटा था कि भारत के जो संविधान का जो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उसको दो भाग में बांटे थे ना। फर्स्ट था 1857 की क्रांति के पूर्व, जो प्रथम जन विद्रोह जिसको बोलते हैं कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह है उसको जन विद्रोह बोलता है, तो उसके पूर्व क्या स्थिति थी। और सेकंड पढ़े थे भाग में 1857 की क्रांति के बाद। इसमें जो एक्ट 1857 की क्रांति के पूर्व में जो एक्ट था, फर्स्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, 1773। सेकेंड था चार्टर एक्ट 1784। थर्ड था सॉरी पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद चार्टर एक्ट 1793 के बाद यहाँ भी चार्टर एक्ट आया 1813। और फिर आया चार्टर एक्ट 1833। और जो लास्ट है चार्टर एक्ट 1853। ये सारा जो है 1857 के क्रांति के पूर्व आए हैं, है ना। भारत के संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में 1857 की क्रांति के पूर्व जो है ये 6 प्रमुख एक्ट आए हैं, जिसमें फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट, सेकंड पिट्स इंडिया एक्ट, थर्ड चार्टर एक्ट, फोर्थ चार्टर एक्ट 93 था, 1813, फिर चार्टर 1833, चार्टर 1853। ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग 3 एक्ट पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सेकंड पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और थर्ड चार्टर एक्ट 1793। देखिए,
रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को जानने से पहले कुछ इसकी पूर्व की इतिहास को समझ लीजिए, है ना, कि क्यों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया, है ना। हम सभी को पता है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ पर हुआ? ब्रिटेन में, ठीक है। तो 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इसी कंपनी को ब्रिटेन की जो महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी, है ना, एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा भारत के साथ व्यापार के लिए, भारत के साथ व्यापार के लिए चार्टर, मतलब पावर दिया गया, है ना, चार्टर दिया गया, प्रदान किया गया, ठीक है। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। स्थापना के बाद वहां की जो महारानी थी ब्रिटेन की, एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया है कि भारत में सिर्फ यही कंपनी जाएगी और भारत के साथ व्यापार करेगी, दूसरी कंपनी को अधिकार नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और यहाँ पर 1608 ईस्वी में भारत के सूरत में अपना पहला कोठी खोलता है, पहली कोठी। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में पहली कोठी कहाँ और कब खोला था? सूरत में 1608 में। इसके बाद धीरे 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 वो अपने व्यापारिक उद्देश्य से भारत के विभिन्न भागों में अपना अपना कोठी अथवा फैक्ट्री स्थापित करती है, जिसमें आपको बम्बई के बाद आपको मद्रास हो जाता है, बंगाल हो जाता है। 3 जगह मेन है। एक तो आपको ये जो था बम्बई का पार्ट था जनरली, इधर मद्रास और बंगाल। चूंकि जिस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही है, उसी के सापेक्ष अन्य यूरोपीय कंपनी जैसे पुर्तगाली है, फ्रांसीसी है, डेविस है ना, ये सारी कंपनियां भी भारत में व्यापार कर रही है। तो ऐसी स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी का अन्य कंपनियों के साथ, अन्य व्यापारिक कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक है। प्रतिस्पर्धा हुई भी, संघर्ष भी हुआ। इसमें जो कमजोर कंपनी थी, जिसमें पुर्तगाली हैं या फ्रांसीसी हैं, डेविस का पूरी बस्तारा बंद हो गया, वो चले। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, जो कि पूरे भारत में मुगल शासन था। जो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद मुगल का जो क्षेत्राधिकार कमजोर हुआ, मुगल की शक्ति कमजोर हुई। और मुगल की शक्ति कमजोर होने के बाद जो क्षेत्रीय जो शक्ति थी, चाहे वो मद्रास की बात करें या हैदराबाद की बात करें या बंगाल की या बम्बई तरफ की, जो क्षेत्रीय शक्ति का उदय होता है। तो ऐसी स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने व्यापार करने में किसी विभिन्न प्रकार की असुविधाएं होती है। तो इन असुविधाओं को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को जो छोटे छोटे जो शक्तियां हैं, बंगाल में जो वहाँ के नवाब है, उनके साथ संघर्ष होता है। बम्बई के जो वहाँ पर थे या आपका मद्रास, सब जगह संघर्ष होता है, जिसमें 2-3 संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग जानना चाहिए, है ना। एक आता है 1757, ठीक, क्योंकि अभी तक 1757 ईस्वी के पहले तक क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से व्यापारिक कंपनी थी, वो व्यापार के उद्देश्य से आई थी। लेकिन जब भारत में राजनीतिक अस्थिरता देखती है, तो वैसी स्थिति इस राजनीतिक अस्थिरता में अपना वो भविष्य तलाश करती है। 1757 में सभी को पता है कि प्लासी युद्ध हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। तो 1757 के प्लासी की युद्ध में भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अंग्रेजों की विजय हुई और 1764 के बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई।
जब 1764 में बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुआ, तब 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। जब इलाहाबाद की संधि हुई तो उसमें कहा गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। अर्थात इन तीनों राज्यों से, उसमें तो केवल बंगाल ही विस्तृत था, लेकिन बंगाल, बिहार, उड़ीसा से जो भी भू राजस्व मिलेगा वो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, और प्रशासन का काम नवाब को दे दिया गया था। तो अब क्या है, अब कंपनी जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार तो कर रही है, साथ ही प्रशासन भी कर रही है ना। इसीलिए क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पावर दिया गया था वो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम दी थी। अब चूंकि इनको पावर कम एक्ट से मिला है, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट ने दी है, तो ऐसी स्थिति में इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, ताकि ये कंपनी मोनोपोली ना हो जाए, है ना, या सरकार की बात को मानने से इनकार न कर दे, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, नाम है रेगुलेट, नियंत्रित करने के लिए 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, समझिए कि 1757 में प्लासी की युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजयी होना, 1764 के बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजयी होना, और 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जैसे ही दीवानी प्राप्त हुई, वैसे ही ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट ला दी, उसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो ये तो समझ गए कि इस एक्ट को क्यों लाया गया था। उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के गतिविधियों को रेगुलेट करना। यह मेन प्रमुख जो चीज हम लोग पढ़ना है कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। इसमें देखिए जो प्रोविजन किए गए हैं, फर्स्ट प्रोविजन जो है, प्रथम प्रावधान ये बोला गया था कि अभी तक क्या था, बंगाल में गवर्नर, क्योंकि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित निर्देशित करने के लिए क्या था, गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर। इनको अब कहा गया बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फर्स्ट यही होता है। इस एक्ट का पहला था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। प्रश्न पूछता है कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, है ना, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोविजन था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल हुए वारेन हेस्टिंग्स हुए। सेकंड बोला गया था कि गवर्नर जनरल के कार्यों में सहायता देने के, चूंकि वे एक व्यक्ति तो उतना बड़ा क्षेत्र का प्रशासन नहीं कर सकता है, इसलिए कहा गया है, जैसा भी क्या है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होते हैं, उसी पर बोला गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, है ना, बंगाल के गवर्नर जनरल को, है ना, कार्यों में सहायता देने के लिए, है ना, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को कार्यों में सहायता करने के लिए 4 सदस्य क्या है ना, कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रमुख है
इसमें बोला गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बंबई और मद्रास के गवर्नर का दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कहाँ कहाँ, बंबई एवं मद्रास के गवर्नर को कर दिया गया, ठीक ना। मतलब अब बंबई के गवर्नर के कार्यों की समीक्षा कौन करेगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। मद्रास के गवर्नर के कार्यों की समीक्षा कौन कर सकता है, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। चौथा कहा गया कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, स्थापना किया गया, ठीक है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्फे, सर एलिजा इम्फे प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो इसी एक्ट में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया है ना, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान, स्थापना का प्रावधान किया गया है ना। स्थापना तो 1774 में हुई, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया, यह स्थापित हुआ 1774 में, जिसमें कहा एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। एक मुख्य न्यायाधीश जो बने फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सर एलिजा इम्फे थे, ठीक है। ये पांचवा में क्या हुआ, पांचवा में एक चीज आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार एवं उपहार रिश्वत लेने पर प्रतिबंध। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो है निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से वो व्यापार नहीं कर सकते, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी के रूप में काम करेंगे। और साथ ही साथ बोले कि ये कंपनी जो कर्मचारी है न तो किसी से उपहार ले सकते हैं और न ही किसी पर रिश्वत ले सकते हैं। लास्ट प्रोविजन कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक गवर्निंग बॉडी थी जिसका नाम था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्निंग बॉडी कौन थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर। अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्निंग बॉडी क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। अब इसमें ये कहा गया क्या कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टरों का जो चुनने का अधिकार उन
उन सभी अंशधारियों को दिया गया था जिनका कंपनी में जो हिस्सा है वो 1000 पाउंड का है। ठीक है, अब डायरेक्टर जो थे, डायरेक्टर का चुनाव में वे थे, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्निंग बॉडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। इसमें डायरेक्टर के चुनाव में वे अस्थायी ही भाग ले सकेंगे जिनका कंपनी में 1000 पाउंड का शेयर हो। ठीक ना, मतलब कहता है कि चूंकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्निंग बॉडी कहाँ था, लंदन में था, 24 सदस्य था, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्निंग बॉडी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, उसमें डायरेक्टर का चुनाव कौन करेगा, तो डायरेक्टर का चुनाव उस कंपनी में जो अंशधारी थे, है ना, जिनका शेयर लगा था, वो था। पहले क्या था कि वे सभी व्यक्ति जिनका ईस्ट इंडिया कंपनी में 500 पाउंड का शेयर है वो भी चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन अब कहेंगे नहीं, अब कहेंगे कि जिन व्यक्तियों का कंपनी में जो शेयर है वो 1000 पाउंड का है वही चुनाव भाग ले सकते हैं। 1000 से कम शेयर वाले व्यक्ति चुनाव भाग नहीं लेंगे। ठीक, तो ये जो 6 प्रोविजन मेन था। फर्स्ट प्रोविजन जिसको पता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने वो वारेन हेस्टिंग्स बने। सेकेंड था बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्यों में सहायता के लिए 4 सदस्यीय ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया था। थर्ड था कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बम्बई और मद्रास के गवर्नर को कर दिया गया। फोर्थ था कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हुए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुआ। इसके बाद बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी के निजी व्यापार और उनके रिश्वत लेने पर, उनके उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और छठा बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उसके डायरेक्टर का चुनाव में वही व्यक्ति भाग ले सकते थे जिनका कंपनी में जो शेयर है वो 1000 पाउंड या उससे अधिक है। ये था सारा चीज 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में। इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा रहे हैं, बोर्ड पर लिख रहे हैं, कोशिश कीजिएगा इस सब को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, है ना। फिर आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में पहला बोला क्या है, पहला यही कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्य और उसकी जो राजनीतिक कार्य को अलग किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्य एवं राजनीतिक कार्य, राजनीतिक कार्य को अलग किया गया। ठीक है, कहा गया कि चूंकि कंपनी एक है वो व्यापार भी कर रहा है
और अब राजनीतिक कार्य भी कर रहा है, मतलब अन्य जो शक्तियाँ, यूरोपीय शक्ति थे उनके साथ संघर्ष भी कर रहा है। हमारे देश के जो क्षेत्रीय राजाएँ थे, है ना? तो उनसे भी संघर्ष कर रहा है। इसीलिए क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्य, ये जो होगा उसकी व्यापारिक विंग होगा और एक उसका राजनीतिक विंग होगा ना। तो कंपनी के व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य को अलग किया जाता है। अब क्या है कि जो व्यापारिक काम जो है वो कौन देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होता है? कंपनी के व्यापारिक कार्यों का नियंत्रण एवं निर्देशन करेगा। ठीक है, व्यापारिक कार्यों का नियंत्रण निर्देशन कौन करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा। जबकि प्रशासनिक या राजनीतिक कार्यों के लिए, राजनीतिक कार्यों के लिए 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। जो व्यापारिक कार्य है उसके लिए जो ऑलरेडी पहले से था ही, है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उसको सौंप दिया गया कि आप देखो। लेकिन जो राजनीतिक काम थे, प्रशासनिक काम थे, उनके लिए 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है ना। इसमें एक सदस्य जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ एक्सचेकर, सेक्रेटरी ऑफ एक्सचेकर है, एक्सचेकर। दूसरा सदस्य सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं 4 सदस्य वहाँ प्रिवी काउंसिल था, है ना, प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे। ठीक ना, 2 चीज हो गया। एक तो भाई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक काम है वो तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा, और जो प्रशासनिक काम है, प्रशासनिक काम के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। और उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल कितने? 6 मेंबर थे। एक तो सेक्रेटरी ऑफ को एक्सचेकर थे, दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और थर्ड जो 4 मेंबर थे प्रिवी काउंसिल के 4 सदस्य थे। तीसरा कहा गया कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था कि इस बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्यों में सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद था। अब इसको घटा दिया है ना, कार्यकारी परिषद था। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है, कार्यकारी परिषद में सदस्यों को 4 से घटा 3 कर दिया गया। ठीक है ना, पर क्या था 1720 में क्या 4 था कि गवर्नर के कार्यों में सहायता में सलाह देने के लिए 4 था, अब 3 कर दिया गया था। और चौथा जो लास्ट है बोला गया कंपनी के जो अधिकृत क्षेत्र थे, अधिकृत क्षेत्र को ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र बोला गया, है ना, ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र तो कहा गया। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो भी क्षेत्र विजित किए गए थे उन सभी क्षेत्रों को बोला गया कि अब ये क्या, ये ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र को बोला गया। ये 4 प्रमुख प्रोविजन था।
ठीक है। तो फर्स्ट क्या था कि कंपनी के व्यापारिक काम और राजनीतिक काम को अलग कर दिए गए। व्यापारिक काम जो है उसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा, और प्रशासनिक काम या राजनीतिक काम के लिए एक संस्था बनाया गया जिसका नाम कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर थे। एक तो एक्सचेकर ऑफ, जैसे आपको एक्सचेकर, सेक्रेटरी ऑफ एक्सचेकर थे। सेकंड जो है आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और 4 प्रिवी काउंसिल के 4 मेंबर थे। तीसरा चीज़ कहा गया कि गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 थे, उसको घटाकर 3 कर दिया गया था। चौथा बोला कि कंपनी का जो अधिकृत क्षेत्र था, कंपनी द्वारा जो विजिट किया गया क्षेत्र था, उसको बोल दिया गया ये ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र का नाम दे दिया गया, ये ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र है। 2 एक्ट हो गए। तीसरा एक्ट जो है 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें कुछ विशेष नहीं बोला गया। इसमें कहा गया, चूंकि याद होगा बताया था आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वारा भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार दिया गया था, है ना। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर दूसरा कोई कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे। इसलिए इसमें यही कहा गया, एक ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 साल, अगले 20 वर्षों, मतलब 1793 से तो 1813 ना, अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बस इसमें यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। आज हम लोग 3 एक्ट पढ़े। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, है ना। 1784 का पीस इंडिया एक्ट और 1793 का चार्टर। संक्षिप्त में 2 मिनट में समझिए लास्ट सिनॉप्सिस। ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पीस इंडिया एक्ट और 1793 का चार्टर। इसमें फर्स्ट क्या था